नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास बोल के इस कार्यक्रम में। आप हमारे प्रोग्राम्स को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। ईरान इज़राइल वॉर का निर्णायक मोड़ आखिरकार आ ही गया। आज 13 अगस्त। अब इस बात का आभास होना शुरू हो गया है कि शायद ये जंग एक बड़ी जंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, बड़ी जंग में। क्योंकि अब ईरान के साथ अभी तक तो सिर्फ रूस शामिल था। रूस के कई S-400 जो कि मिसाइलों को, हवाई जहाज़ों को रोक सकते हैं, वो ईरान को मिल चुके हैं पिछले कुछ दिनों में और उन्होंने अपने शहरों को महफूज़ कर लिया है। भारत को भी 3 S-400 मिले हैं और 2 और मिलने बाकी हैं। एक S-400 की कीमत 7,000 करोड़ रुपए है, 7,000 करोड़ रुपए। और ये 100 फुट से लेके 40,000 फुट की ऊंचाई तक आते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को, मिसाइल हो, रॉकेट हो, हवाई जहाज हो, ड्रोन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो आपके ऊपर हमला करने आ रहा है, ये उसको श्योर शॉट 100% गिरा सकता है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो S-400 है, ये इज़राइल के आयरन डोम से भी ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा पुख्ता है एक्चुअली। वो सारे के सारे ईरान को मिल गए हैं, बड़ी-बड़ी मिसाइल्स मिल गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन तो कल आ गया था जब चीन ने कह दिया कि मैं ईरान के साथ खड़ा हूं। अब ये घोषणा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका लगातार कह रहा है कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं और मैं इजराइल को बर्बाद नहीं होने दूंगा और मैं ईरान को बर्बाद कर दूंगा अगर ईरान ने हिम्मत की इजराइल पे हमला करने की। यानी कि अब तैयारी करके रखी हुई है अमेरिका ने कि वो सीधा जो क्या कहते हैं कि हमला करेगा इस समय, क्या कहते हैं कि अपने दुश्मन पर। लेकिन शायद अब ईरान ने भी सोच लिया है कि जो अमेरिकी ठिकाने हैं गल्फ के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, वो भी अंडर अटैक होंगे। अब सिर्फ इजराइल ही अंडर अटैक नहीं होगा बल्कि जो अमेरिकी ठिकाने हैं कुवैत में, इराक में, जॉर्डन में या किसी और देश में, सऊदी में, यूएई में, उनको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। अब ये बात जो है ना, अब तो तीसरे विश्व युद्ध की ओर लेके जा रही है। अब चीन का क्या कहना है? अब दो महाशक्तियां रूस और चीन सीधे ईरान के साथ आ गए हैं और हथियार भी दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, चीन डिक्लेयर नहीं कर रहा है लेकिन दे रहा है और इसीलिए अब ईरान की हिम्मत जो है काफी है। क्या हुआ अल्टीमेटली? चीन ने ये सारी की सारी जो थी अपनी नीति क्यों चेंज की है? अल्टीमेटली क्या हुआ कल, वो मैं आपको बताता हूं। चीन ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा के लिए मैं ईरान के साथ खड़ा हूं और जो भी मैं ईरान के लिए कर सकता हूं मैं करूंगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी, नाम ध्यान रखिए, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री को फोन किया और फोन करके कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। यहां पर एक बात मैं और बता दूं कि नॉर्थ कोरिया भी ईरान के साथ खड़ा है, इस पे भी मैं आता हूं। अब हुआ क्या कि एक फोन कॉल आती है वांग ने, जो कि खासतौर से पहले इस्माइल हानिया की जब हत्या होती है तेहरान के अंदर इजराइल के द्वारा, तो उसकी निंदा की और यह कहा कि इजराइल के इस हमले ने ईरान की संप्रभुता का, सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया है और इजराइल की इस हरकत से जो क्षेत्रीय स्टेबिलिटी है, जो रीजनल स्टेबिलिटी है, उसको बड़ा खतरा पैदा हो गया है। और अब उसके बाद जो हिजबुल्लाह है या हूती है या ईरान है, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि ये इजराइल ने किया, लेकिन इजराइल ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली मारने के बाद। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इजराइल ने मारा, इस्माइल हानिया को मारा, लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन सबको पता है कि मोसाद और सीआईए ने मिलकर पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ ये हमला किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इजराइल अब चिंता में है कि वो तो बहुत छोटा सा है, लेकिन हूती, हिजबुल्लाह और साथ में ही ईरान से जब अटैक होंगे तो आयरन डोम कहां-कहां उनको बचाएगा। जॉर्डन ने, बहुत कमजोर कंट्री है, चेतावनी देने की कोशिश की कि मेरे एयर स्पेस का आप उपयोग नहीं कर सकते ईरान इजराइल को हिट करने के लिए। तो ईरान ने उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि अल्टीमेटली जॉर्डन की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि किसी रॉकेट को रोक सके।
लेकिन खाली हवा में होता है ना, फेंकना होता है, तो जॉर्डन वो सिर्फ फेंक रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अमेरिका का पिछलग्गू है, उसका पिट्ठू है। अब वांग ने ईरान के विदेश मंत्री अली बघेरी कानी से कहा है कि हानिया की हत्या ने सारी की सारी स्थिति को कमजोर किया है और चीन आपकी संप्रभुता की, सुरक्षा की और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करने और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखने के प्रयासों का समर्थन करता है और हम ईरान के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाए रखने के लिए बिल्कुल और बिल्कुल तैयार हैं। ये सारी की सारी बात हो रही है। अब कोई जंग में किसी को कमजोर ना समझे, बड़ी सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, ईरान सिर्फ कोरी धमकी दे रहा है, वो कुछ नहीं करेगा। आज ऑलमोस्ट 12-13 दिन हो गए, उसने कुछ किया नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं ना कि किसी को अंडर एस्टिमेट करना शायद सबसे बड़ा गुनाह है। देखिए, रूस ने यूक्रेन को अंडर एस्टिमेट किया और उसका इरादा था कि 5 दिन में यूक्रेन को अपने कब्जे में कर लेगा, उसको बर्बाद कर देगा। आज 2.5 साल से ज्यादा हो गए, 2.5 साल में यूक्रेन को बर्बाद नहीं कर पाया, बल्कि यूक्रेन अब रशिया को बर्बाद कर रहा है। इजराइल ने सोचा था कि हमास को गजा पट्टी के अंदर 3 दिन के अंदर पूरा बर्बाद कर देगा, 23 लाख लोगों को। आज 8-10 महीने हो गए हैं, वो बर्बाद नहीं कर पाया, बल्कि 10 महीने हो गए, 10 महीनों में निहत्थे हैं वो, लेकिन उनको बर्बाद नहीं कर पाया। अमेरिका अफगानिस्तान में 10 साल था, उनके पास कुछ नहीं था, तो भी अमेरिका अपनी फौज के साथ उनको बर्बाद नहीं कर पाया। तो भाई, आज की डेट में सोचना कि आप ईरान की 8.5 करोड़ जनता को बर्बाद कर दोगे, तो मैं तो मानता नहीं हूं। दूसरी बात, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या रॉकेट्स हैं, ये कहा जाए कि अब डैमेज नहीं करेंगे इजराइल को, तो मैं नहीं मानता। इस बीच सुनने में आया कि बाइडेन का एक कमजोर स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने कहा कि ईरान को हमला करने से पहले सोचना चाहिए कि इससे कितने नुकसान हो सकते हैं और मानवता का कितना नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है ये कमजोर फुटिंग पे दिया गया, शायद अंदर का डर है। अमेरिका को इस बात का एहसास हो चुका है कि नेतन्याहू ने उसे कैसे दलदल के अंदर धकेल दिया है, जहां से उसका बाहर निकलना मुश्किल है। ये सारी की सारी प्रोवोकेशन नेतन्याहू कर रहे हैं। अमेरिका ने भी एक्चुअली देखा जाए तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है नेतन्याहू को समझाने की कोशिश की, भाई तू मान जा, बंद कर दे, बहुत हो गया, सर्वनाश बहुत हो चुका है, तू 40,000 पैलेस्टीनियों को मार चुका है, 10,000 बच्चों को मार चुका है, स्टॉप इट नाउ। लेकिन वॉशिंगटन की अभी पिछले महीने की मीटिंग में जब नेतन्याहू बाइडेन से बात कर रहे थे, तो तब उन्होंने कुछ कहा बाइडेन को, तो बाइडेन ने कहा, यू आर बुलशिटिंग मी, तुम मेरे से बकवास करना बंद करो। ये शब्द हैं कि यू आर बुलशिटिंग मी, तुम मेरे से बकवास करना बंद करो। यानी कि कहीं ना कहीं बाइडेन को भी अंदर से बहुत गुस्सा है कि अल्टीमेटली ये आदमी वॉर को रोकना नहीं चाहता, पागल हो चुका है आदमी। दरअसल नेतन्याहू के सिर पर दरिंदगी सवार है, पागलपन सवार है, और इस पागलपन को उतारना जरूरी है। अब इस चक्कर में फंसा कौन है? नेटो कंट्री फंसे हुए हैं। नेटो कहता है, भाई अल्टीमेटली यार मैं तेरे चक्कर में क्यों मरूं यार, मैं वैसे ही मरा पड़ा हूं, हमारी इकोनॉमी सिंक हो चुकी है, पूरा यूरोप सिंक हो रहा है, बर्बाद हो चुका है, और आप कहते हो एक और जंग का मैदान खोल लो, और मैं उसके बाद जाके पता लग रहा है मैं ईरान से, रूस से और चीन से लड़ना शुरू कर दूं। पागल हो गए हो क्या? अब ये मजबूरी है, नेटो को आना पड़ेगा। लेकिन टर्की हट गया, टर्की भी नेटो कंट्री है, वो बोलता है मैं तो तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं तो इसराइल के साथ जाता नहीं, मैं तो अपना क्या कहते हो ईरान के साथ में हूं, मैं तो पैलेस्टीनियन के साथ हूं, मैं लेबनान के साथ में हूं। अब यहां पे बड़ा दुनिया दो फाड़ होती चली जा रही है, इंडिया का बड़ा नुकसान होगा। अब गल्फ के अंदर जो आग लग रही है, इस आग की वजह से ऑयल की कीमतें $100 पर बैरल या उससे ज्यादा भी हो जाए, तो अब पूरा का पूरा डर हमारे सामने आ चुका है। अब मुझे लगता है कि अब यहां से बचने का कोई चांस लग नहीं रहा है। आने वाले जो कुछ दिन हैं, अब मुझे नहीं पता आज रात में जो हुआ है कल, और जो आज होने जा रहा है, ये जो शाम को होगा, कल रात को होगा, परसों चौथ होगा, क्या होगा, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन जो भी होने जा रहा है, वो दुनिया के विनाश के लिए मुझे लगता है कि बुरी खबर हो सकती है। बुरी खबर भारत के लिए, भारत बाहर खड़ा होकर तापमान अगर सहेगा कि ताप सहता रहे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये दुनिया जो है 2 धड़ों में पूरी बट चुकी है, और इंडिया को भी सोचना पड़ेगा, भाई इधर जाऊं या उधर जाऊं, या मैं दूर खड़ा होकर हाथ सेकूं। भगवान जाने क्या होगा। लेकिन स्थितियां इस समय अमेरिका के और इजराइल के हाथ से फिसलती जा रही हैं। चीन के साथ होने से इक्वेशन बदल गई हैं, और रूस तो खुलेआम साथ में है। इसलिए दिल थाम कर बैठिए, और जो विनाश हो रहा है उसको देखिए, और साथ में जो विनाश होने वाला है उसे भी देखिए। धन्यवाद आप सबका।